शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म बने तो उस वक्त हमारी एक इंटरेक्शन हुई कि सरदार अख्तर मेंगल साहब ने और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने बलूचिस्तान के लापता अफराद के मसले को सबसे ज्यादा तरजीह दी है, इसको किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आपने शायद देखा होगा कि पहली दफा सरदार अख्तर मेंगल साहब भी वजीर आला हाउस में जनरल सरफराज साहब के सामने आमने सामने बैठे, कुदूस बिजंजोबी साहब थे, दूसरे स्टेक होल्डर्स थे। यही कुल के बात हुई कि बलूचिस्तान के मसले का बुनियादी हल यह है कि बलूचिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, इंसानी हकूक और आइन पर अमल दरामद होना चाहिए। और मैं इस वजह से भी आज उनके हवाले से बात कर रहा हूं कि मैंने बहुत कम ऐसे ऑफिसर्स देखे हैं जो बात सुनने के बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं। उनका ताल्लुक सिंध से था, पाकिस्तान के फर्जिंद थे, सिंध के फर्जिंद थे, शायद वो हमारे बहुत से कल्चरल सेंसिटिविटीज के साथ, वो हमारे अंदर की जो सकाफती ताल्लुक है उसको बुनियाद बनाकर शायद वो हमारी बातों को समझ पाते थे। वैसे बलूचिस्तान की बात जो है इस्लामाबाद के दीगर इलाकों के लोग जो हैं वो समझने से कासिर हैं। फिर अभी हाल ही में जब मैं 1 जुलाई को हम आपके जनाब स्पीकर साहब आपके हुक्म के मुताबिक जब हम जा रहे थे लंदन, जहां पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हमारी मीटिंग होनी थी पार्लियामेंट के साथ, हम तमाम अराकीन असेंबली थे। मैं यहां से फ्लाइट से जब उतरा हूं तो उनका एक कॉल आया था और एक टेक्स्ट भी आया था कि सना साहब, वो उन्होंने लिखा था कि मैं आपको ज़हमत देना चाहता हूं कि मैं बलूचिस्तान के अंदर रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को, मुसल्लत के अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप 5 ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात, 5 ऐसी शिकायत जो बलूचिस्तान की आवाम की हैं वो बराए मेहरबानी मुझे लिख के दे दे। फिर मैंने उनको दोबारा मैसेज करके एक हंसी वाली इमोजी भी भेज दी। मैंने कहा जनरल साहब, मेरे मुतालबात और हमारी तजावीज़ बहुत तल्ख हैं, शायद वो चीज़ें उन पर अमल दरामद थोड़ा सा मोहतरम डेकोरम का थोड़ा सा। तो जनाबे वाला मैंने अगले दिन उनको कहा, सॉरी एक दिन बाद मैंने उनके तमाम वो 5 तहफ़्फ़ुज़ात जो उनको भेजे, खुदा करे कि उनका व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं उनके बच्चों के साथ किसी और के साथ महफूज हों। तो हमारा जो प्रोफेशनल एक इंटरेक्शन था उसके कहने का मकसद ये कि मैं बताना चाहूंगा कि उनको मैंने 30 जून को वापस ये भेजा और ये 5 चीजें मैंने उनको भेजी। आज उस वक्त ज़ियारत का वाक़या भी शायद नहीं हुआ था, उस वक्त ये हमारे बच्चे भी इस वक्त यहाँ पर वजीर आला हाउस के सामने 15 दिन से बैठे हैं, ये भी नहीं बैठे हुए थे। परसों तरसों 2 अगस्त या 3 अगस्त को जब खरान में एक दिलखराश वाक़या हुआ है वो भी रूनमा नहीं हुआ था। तो उस वक्त भी हमने उनको ये कहा था कि अगर आपने बलूचिस्तान के अंदर अमन व अमान और मुसल्लत के अमल को आगे बढ़ाना है तो ये 5 चीजें बहुत अहम हैं। और जनरल सरफराज साहब के डिस्क्रिमिनेटरी सोशियो इकनॉमिक जो हमारा डेवलपमेंट है, बलूचिस्तान के लोगों को में जो तफावत है पूरे पाकिस्तान में तामीर और तरक्की के हवाले से आपकी तवज्जो है, लेकिन गुज़िश्ता 70 साल से ये तवज्जो से महरूम है। ये बहुत तफसीली बहस है, इस पे आपने नेशनल डिबेट ओपन करना है। दूसरी, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूं, सिर्फ पॉइंट्स बताना चाहता हूं। हमने उनको कहा कि ओवर कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, हमने कहा बलूचिस्तान के अंदर सिविलियन रूल को बहाल करें, लोगों में ये इत्मीनान बहाल करें कि सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीट, वजीर आला का हाउस और ये असेंबली बहुत ताकतवर है। ये फीलिंग बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिल रही। ये हमारे बड़ी कैंडिड सी बातें उनके साथ और बड़ी प्रोफेशनली मैंने उनको भेजा कि ओवर कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, इसको आपने कम करना है। उन्होंने अप्रिशिएट किया। तीसरी बात ये थी, हमने उसको कहा था कि बैड गवर्नेंस और इम्पोज्ड गवर्नमेंट या इम्पोज्ड रूल, आप अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाते हैं, अपनी मर्जी की हुकूमतें तोड़ते हैं। बलूचिस्तान के अंदर एक खराब हुक्मरानी है जिसमें तब्दीली नहीं आ रही है। लिहाजा इसके हवाले से आपको बहुत संजीदगी से सोचना होगा। ये बलूचिस्तान की अवाम की तहफ़्फ़ुज़ात में से एक है। लोग बलूचिस्तान के किसी भी अवामी नुमाइंदे पर यकीन नहीं करते, किसी भी अवामी इदारे पर यकीन नहीं करते। चौथी बात थी जनाबे वाला, तफावती डिस्क्रिमिनेटरी रिजीम, यानी किसी एक के लिए तो इंसानी हकूक है लेकिन किसी दूसरे के लिए इंसानी हकूक नहीं है। तो हमने कहा, मैंने जनरल सरफराज साहब को यह मैसेज भेजा था कि डिस्क्रिमिनेटरी रूल और कंटेनमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि आप इंसानी हकूक बलूचिस्तान में, आप जो है इंसानी हकूक बलूचिस्तान के और बिलखुसूस बलोच अवाम के जो इस वक्त 20 साल से अपने आप को इंसानी हकूक से महरूम समझ रहे हैं, ये उनका सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। आपने उनको ये बावर करवाना होगा कि आइन के अंदर जितने भी बुनियादी हकूक के हवाले से गारंटीज हैं इन पे जो है यकीन करें। तो सर, आखिरी जो मैंने पॉइंट उनको भेजा था, मैंने कहा बलूचिस्तान के बहुत सारे क्रॉस कटिंग इश्यूज हैं।
उस वक्त ये रेकोदिक का फैसला हुआ था, मैंने कहा जो 25% बलूचिस्तान के अवाम के लिए रेकोदिक में हिस्सा रखा गया है, जिसमें 10% बलूचिस्तान का है, 15% बड़ा मुबम सा है, मैंने कहा ये बहुत गलत फैसला है। लिहाजा बलूचिस्तान का सेंदक के हवाले से, सुई गैस के हवाले से, उसके बाद अभी रेकोदिक के हवाले से, ये बलूचिस्तान के अंदर ग्रीवेंसेस को, अप्रीहेंशंस को, बलूचिस्तान के लोगों के कंसर्न्स को तशवीश में इजाफे का बायस बनेगा। लिहाजा इसको आपने रिवाइज करना है। पार्टिसिपेशन थी। फिर सबसे जो आखिरी मैंने जनरल साहब, अगर आप बलूचिस्तान के अंदर सच ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन अगर कायम करेंगे, एक सामने आमने सामने बैठे गए, जो गलती हमारी है हम वो तस्लीम करें, जो गलतियां इदारों से वो अपनी तस्लीम करें, तो बलूचिस्तान की बात आगे बढ़ सकती है। ये आखिरी मैसेज था व्हाट्सएप पे जब उनके साथ शेयर किया, थोड़ी देर बातचीत की, फिर उसके बाद हम मुल्क से बाहर गए। खुदा उन तबारक ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनके दोस्तों को, उनके साथियों को, उन्होंने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं। लेकिन वो एक इदारे के नुमाइंदे थे। आज जनरल सरफराज साहब नहीं हैं। शायद प्रोफेशनल इंटरेक्शन हमारी दोबारा भी किसी से सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के दोस्तों से हो, ये सिलसिला जारी रहेगा। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मेरे ख्याल में एक दिया जलाया। उन्होंने बलूचिस्तान में कोशिश की कि बलूचिस्तान के मामलात लाठी के बजाय, बंदूक की बजाय, ताकत की बजाय और जोर ज़बरदस्ती के बजाय कुछ इंटरेक्शन के ज़रिए से, ताल्लुक़ के ज़रिए से, एक दूसरे को समझबूझ के ज़रिए से हल किए जाएँ। तो खुदा करे कि उनके जो आने वाले साथी हैं वो उनके जनरल सरफराज साहब के नक्शे कदम पर चल के बलूचिस्तान को इस तबाही, बर्बादी, रोने धोने, खून खराबे से जो है निकालने के लिए अपनी कोशिश करें। शुक्रिया।